नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। आज हम क्लास में देखने वाले हैं संवैधानिक विकास जो देख रहे थे हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। उसमें सेकंड क्लास हम देखने वाले हैं जिसमें हम 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम और साथ ही आगे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और कल वाली क्लास में हमने देख लिया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट और भी सारे एक्ट देखे थे हमने। तो आज हम पढ़ेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। तो एक बार पिछला रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। इन पूरी वीडियो की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। और ये जो हम क्लास कर रहे हैं वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसकी तैयारी के लिए ये कर रहे हैं। और इसमें पॉलिटी पढ़ेंगे हम, पॉलिटी पढ़ेंगे इंडियन और राजस्थान दोनों, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे जियोग्राफी, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे। और ज्योग्राफी भी इंडियन और राजस्थान दोनों पढ़ेंगे। ठीक है। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो अभी जो है अपन रिवीजन कर लेते हैं, कल वाला थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये देखो, कल पढ़ा था अपन ने 1773 का एक्ट से। केवल ज्यादा वो नहीं पढ़ रहे, डीप में वही पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम से बाहर कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था जिसमें क्या कहा गया था कि बंगाल का जो गवर्नर का नाम था उसको गवर्नर जनरल रख दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात क्या कहा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास व बॉम्बे के गवर्नर को कर दिया गया था। फिर क्या कहा था कि 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। कौन थे? एलिजा इम्पे। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1984 का। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य की कमी की गई थी, ध्यान रखना, एक सदस्य की कमी की गई थी। क्या की गई थी? एक सदस्य की कमी। निर्णायक वोट देने का अधिकार तो गवर्नर जनरल के पास ही था, लेकिन फिर भी एक सदस्य की कमी की गई थी। इसके बाद हम बात करें तो इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। किसके तहत? पिट्स इंडिया एक्ट 1984, जो कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए आया था। तो इसमें क्या किया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो दो तरह के होते थे वर्गीकरण। क्या किया था कंपनी ने क्या किया था? वर्गीकरण किया था। राजनीतिक कार्यों के लिए तो अलग संस्था बना रखी थी और व्यापारिक कार्यों के लिए अलग संस्था बना रखी थी। तो यहाँ पर राजनीतिक कार्यों को अलग से करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। और आपके व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर रखी थी। ठीक है। इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया था। इसमें इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने आगामी 30 साल के लिए जो है कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी और भी जो है कंपनियां यहाँ पे व्यापार कर सकती थी, लेकिन चाय और चीन के साथ व्यापार पर जो है एकाधिकार कंपनी का ही रहा था। कौन सी कंपनी का? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और सबसे बड़ी बात ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा जो 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे पहली बार, कि भारतीयों को शिक्षा दी जाए। उसके बाद हम बात करें तो 1833 का चार्टर एक्ट आया था। फिर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। मतलब चाय और चीन के साथ भी व्यापार को समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज, कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें एक सदस्य की जो अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? लॉर्ड मेकाले। कौन थे? लॉर्ड मेकाले, जो कि विधि आयोग के अध्यक्ष भी थे। वर्तमान में विधि आयोग के अध्यक्ष हमने देखा था कौन है? ऋतुराज अवस्थी साहब। ठीक है। उसके बाद हम बात करें 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट का क्या था कि भारतीय प्रदेश और राजस्व का प्रबंधन कंपनी को सौंपा गया। ठीक है। भारतीय प्रदेश और राजस्व का प्रबंधन कंपनी को सौंपा गया। अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद में अस्थायी विधि सदस्य था उसको स्थायी कर दिया गया 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। फिर भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। फिर भारत का गवर्नर जनरल जो था उसके साथ साथ उसको एडिशनल चार्ज भी था बंगाल का, तो बंगाल का फिर अलग गवर्नर दे दिया गया, है ना। और भारत का अलग गवर्नर हो गया। तो भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल से आजादी दे दी गई थी। कार्यपालिका व व्यवस्थापिका का पृथक्करण किया गया, है ना। इसमें क्या कार्यपालिका में क्या था? गवर्नर जनरल की कार्य परिषद जो मतलब मेनली काम करते थे, है ना, वास्तविक रूप में।
और व्यवस्थापिका जो गवर्नर जनरल, कार्य परिषद, प्रधान सेनापति। तो ये कल सब हमने पढ़ लिया था। उसके बाद 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या था, सिविल सेवा की भर्ती के लिए जो है प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और प्रतियोगिता कहाँ पर रखी गई, लंदन के अंदर प्रतियोगिता रखी गई। इसमें भारतीयों को भी अनुमति दे दी गई। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति हो जाती है। क्रांति के बाद एक अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम 1858, है ना। तो इस क्रांति के बाद क्या होता है कि एक अधिनियम और आता है, भारत परिषद अधिनियम 1858। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सारी जिम्मेदारी ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गई। भारत गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। मतलब गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, भारत का वायसराय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया, कौन सा, भारत सचिव। कौन सा पद बनाया, भारत सचिव। और 15 सदस्यीय भारत सचिव का गठन किया गया और जिसमें पहला भारत सचिव कौन था, चार्ल्स वुड। और अंतिम कौन था, विलियम हारे। ठीक है। और पहला वायसराय कौन था, पहला वायसराय कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर 1861 का एक्ट देखा, इसमें गवर्नर जनरल को क्या दे दिया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। क्या जारी करने की, अध्यादेश, है ना। और 1892 का एक्ट हमने देखा उसमें क्या था कि विधान परिषदों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और इसमें प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन अपन सप्लीमेंट्री या क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, मतलब अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो इस तरह से हमने जो है सारे एक्ट कल देखे थे। और आज हम देखने वाले हैं 1909 का आपके भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो भी कहा जाता है। 1919 का अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी कहा जाता है। और 1935 का अधिनियम। तो हम ये तीनों देखेंगे, उसके बाद भी हम आगे देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपके लिए ऐसी क्लास और ऐसा कंटेंट मैं लाऊंगा और पूरा कंटेंट कंप्लीट कराऊंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट में आपसे अलग से बना दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है। और कॉपी और पेन में आप नोट करते चलिए, ताकि आपके जो है एग्जाम टाइम पे दिक्कत नहीं हो, नहीं तो ऐसे तो भूल जाओगे आप बहुत सारी चीजें। अब देखो, भारत सचिव, इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो, ये वाला ले लेना व्हाइट। ठीक है। मार्ले मिंटो, तो मार्ले और मिंटो दो अलग अलग व्यक्ति थे। मार्ले कौन था, मार्ले था आपके, कौन था, मार्ले था आपके भारत सचिव। पूछा जाता है ऐसे कि मार्ले निम्न में से मार्ले कौन से पद पे था या भारत सचिव कौन से पद पे था। 1909 के अधिनियम में दो नाम आते हैं, मार्ले मिंटो। तो निम्न में से कौन से पद पे था। और ये मिंटो क्या था, वायस राय। वायस राय बोल लो या गवर्नर जनरल बोल लो। ठीक है। तो गवर्नर जनरल को वायस राय कहा जाने लगा। ठीक है। तो मार्ले कौन था, भारत सचिव। और मिंटो कौन था, वायस राय। ठीक है। उसके बाद देखो लिखो, इसमें क्या था, इसमें जो है केंद्रीय और केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई थी। सदस्यों की संख्या वृद्धि। ठीक है। डिटेल में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, केवल जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे का वैसे आपको लिखना है, ताकि जो है एग्जाम टाइम पे जल्दी से रिवीजन हो जाए। पढ़ना भी इसी वे में, पढ़ना भी इसी वे में, है ना। अब इसमें पढ़ने का क्या तरीका है, देखो आप नोट्स बना रहे हो, अभी अभी मैं समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि ऐसे कैसे आप नोट्स बना लोगे, नोट्स बनाने के बाद क्या होगा, नोट्स बनाने के बाद ये होगा कि आप जब भी पढ़ने बैठोगे तो आप यूट्यूब पे मेरा वीडियो चला लेना और आप बिल्कुल रिवीजन करते जाना इसी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। तो केंद्रों में कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो भारतीयों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है। अनुपूरक प्रश्न, जैसे अनुपूरक प्रश्न जो 1858 के एक्ट में, जो सॉरी अभी जो दिया था ना,
1892 के एक्ट में नहीं दिया था ना, तो ये 1892 के एक्ट में क्या दिया था, केवल प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसको 1909 के एक्ट में प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद क्या किया इन्होंने, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय की नियुक्ति की गई। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी ना, कार्यकारी परिषद, इसमें पहली बार एक भारतीय की नियुक्ति की गई, पद में भारतीय की नियुक्ति की गई। तो ये प्रश्न जरूर आ सकता है कि कौन थे पहले भारतीय, भारतीय की नियुक्ति की गई 1909 के अधिनियम में, है ना। तो प्रथम कौन थे, फर्स्ट कौन थे आपके, आपके फर्स्ट थे राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा, ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इस अधिनियमों के तहत, इस अधिनियम में इंपॉर्टेंट बात, इस अधिनियम में क्या किया गया कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति प्रदान की गई, मुस्लिमों के लिए, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की पद्धति पद्धति प्रदान की गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अंग्रेजों ने जो है फूट डालो राज करो या बंटवारे वाले जो है उस नीति को अनुसरण किया कि मुसलमानों को जो है आप अलग से ही निर्वाचन का अधिकार दे दो, है ना। मतलब मुस्लिम सीट पे केवल मुस्लिम ही खड़ा होगा और सीटें बांट दी गई, है ना, और फिर मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, इस तरह से ये चीजें कर दी गई, है ना। तो ये किसने किया था, ये किया था आपके मिंटो, मिंटो कौन था, गवर्नर जनरल। तो मिंटो को ही क्या कहा जाता है, मिंटो को क्या कहा जाता है ना, मिंटो को क्या जाता है, देखिए क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा कि जो सॉरी, मिंटो को क्या क्या कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। ठीक है, कौन है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक, मिंटो, जो कि वहां के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1919 के अधिनियम की, 1919 के भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, 1919 के भारत परिषद अधिनियम। अब इसमें क्या है, इसमें क्या है कि इसे क्या क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आपके मांटे मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड। अब मेरे को बताओ कि इसमें भारत सचिव कौन था और गवर्नर जनरल कौन था। तो ये तो पहले नंबर पे जो आता है वो हमेशा होता है भारत सचिव, और ये कौन था आपके गवर्नर जनरल। ठीक है, तो मांटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, और इसके अंदर जो है आपके केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विषयों का वितरण किया गया, क्या किया गया, इसमें केंद्र तथा प्रांतों के मध्य, प्रांतों के मध्य विषयों का वितरण किया गया कि इस विषयों पर तो आप कानून बनाएंगे और इन विषयों पे हम कानून बनाएंगे। जैसे अभी नहीं होता, अपने अपने नहीं होता अभी, जैसे अभी समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के विषयों पर जो है राज्य सरकार कानून बनाएंगी, है ना, राज्यसभा कानून बनाएगी, और आपके केंद्र के विषयों पर, मतलब संघ के विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाएगी। जैसे रक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, तो इस पे केंद्र सरकार कानून बनाती है। और राज्य किस पे कानून बनाती है, तो राज्य से संबंधित जो भी विषय होते हैं, जैसे शिक्षा हो गया, पुलिस हो गया, इस पर कौन कानून बनाती है, राज्य सरकार कानून बनाती है ना। और प्रांतों के जो विषय थे ना, केंद्र को और प्रांतों के मध्य विषयों का वितरण किया गया पहली बार। अब जो प्रांतों के विषय थे ना, इन पर जो है, इनको दो भागों में बांटा गया। इसमें लिखो कि प्रांतों के विषयों को दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से दो भाग थे, एक तो दो भाग थे एक तो था आपके हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। ठीक है,
एक तो था हस्तांतरित विषय और एक था आरक्षित विषय। तो पहले क्या है, हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय कौन से थे, तो इन विषयों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा कानून का निर्माण किया जाता था। तो मतलब इन विषयों पर देखो अंग्रेजों ने किस तरह से दिमाग लगाया है ना, कि दिखाने को शक्ति भी दे दी परंतु काम भी नहीं करने दिया। कैसे, इन विषयों पर जनता द्वारा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि चुने गए प्रतिनिधि, मीठी गोली बोलते हैं ना, लॉलीपॉप जो चूसते ही रहो बस, तो इस तरह से इन्होंने काम किया। इन विषयों पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बना सकते थे, कानून बना सकते थे। और दूसरे विषय कौन से थे, आरक्षित विषय। दूसरे विषय थे कौन से, आरक्षित विषय। आरक्षित विषयों में क्या था, आरक्षित विषय में था इन्हें क्या है, गवर्नर के अधीन रखा गया। इन पर जो कानून बनाने की शक्ति किसके पास थी, गवर्नर के अधीन। गवर्नर ही कानून बना सकता था। ठीक है, गवर्नर के अधीन रखा गया। मतलब अब प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हो गई। प्रांतों में द्वैध शासन, अब द्वैध शासन मतलब दोहरा शासन, द्वैध शासन शुरू। प्रांतों में द्वैध शासन कब से शुरू हुआ, 1919 के अधिनियम द्वारा। मतलब द्वैध शासन कैसे, कि यहाँ पर प्रांतों में जो विषय थे उनको दो भागों में बांट दिया। इन विषयों पर तो कानून बनाने का मतलब, प्रांतों में भी विषयों को दो भागों में बांट दिया। एक तो हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। मतलब प्रांतों के कुछ कानूनों को तो आरक्षित कर दिया गया कि इस पे तो गवर्नर ही कानून बनाएगा। मतलब प्रांतों को ताकत तो दे दी, परंतु फिर इसमें बोल दिया कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इन पर जो है आप कानून नहीं बना सकते, कौन बनाएगा, गवर्नर ही कानून बनाएगा। और इसमें ऐसे ऐसे सब्जेक्ट रख दिए गए जिस पर जो मतलब इंपॉर्टेंट थे, जैसे राजस्व, रक्षा, है ना, तो इन पर जो कानून बनाने की शक्ति गवर्नर ने अपने पास ही रख ली। तो हो गया ना दोहरा शासन। मतलब एक तरफ तो वो भी दे रहे हैं, मतलब पावर भी दे रहे हैं, दूसरी तरफ क्या है कि आप मतलब काम भी नहीं करने दे रहे। प्रांतों में दोहरा शासन शुरू हो गया। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। केंद्र में द्विसदन, अब ये दोनों अलग अलग चीजें, दोहरा शासन और जो है आपके द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये क्या हो गया, अपनाया गया। मतलब अभी जैसे हम, अभी भी केंद्र में दो ही सदन है ना, कौन कौन से सदन है, दो, राज्यसभा और लोकसभा। उस तरह से वहां पे भी उस टाइम जो है दो सदन थे। ठीक है, दो सदन थे वहां पे भी। इस एक्ट के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। वोट देने का अधिकार दिया गया। तो 1919 का अधिनियम है, कितना इंपॉर्टेंट है कि द्वैध शासन, द्विसदनात्मक व्यवस्था और पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का जो है अधिकार दिया गया। ठीक है, और हम बात करें तो इसमें क्या है कि इसके तहत जो है सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया। सांप्रदायिकता का विस्तार, जैसे 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई। इसमें क्या किया गया, इसमें इसमें जो अन्य समुदाय के लोग थे, अन्य संवर्ग के लोग थे, जैसे इसमें सिख, ईसाई, है ना, और एंग्लो इंडियन जो बोलते हैं, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, है ना, तथा यूरोपीय, और भी जो यूरोपीय लोग थे ना, लोगों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो सांप्रदायिकता का विस्तार किया गया ना, मतलब सभी को अलग अलग निर्वाचन की वो दे दी व्यवस्था, निर्वाचन पद्धति के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। तो 1919 का अधिनियम जो है आपके सांप्रदायिक विस्तार के लिए जाना जाता है। 1919 के अधिनियम में देखो क्या क्या बातें हैं, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, जिसमें भारत सचिव और गवर्नर जनरल, केंद्र और प्रांतों के मध्य विषयों का वितरण किया गया। विषयों को दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय।
ठीक है। उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, द्विसदनात्मक व्यवस्था मतलब दो सदन। महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार दिया गया, और सिख और ईसाई और आंग्ल भारतीय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ एक चीज और है कि यहाँ पर जो है ना, संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग की आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। तो यूपीएससी ना जो अपने वर्तमान में, वो ली कमीशन से आई थी। ली कमीशन आया था आपके 1920 में। तो इसी जो 1919 का अधिनियम था, उसी से ली कमीशन की व्यवस्था की गई थी। तो ली कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही अभी जो दिल्ली में यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग के गठन हुआ था, गठन का प्रावधान किया गया। इसमें लिख लो 1920 का, 1920 के ली कमीशन द्वारा। पूछ ले क्या पता, तो इसलिए अपने तो लिख के रखो। अपन को तैयारी करनी है हाई लेवल से, ताकि इजी लेवल का जो है आपका एग्जाम निकल जाए, है ना। इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, कांस्टेबल जैसी भर्ती में, कांस्टेबल पटवारी में, है ना, एलडीसी में, इससे ज्यादा पूछेगा नहीं। तो ये मैं बहुत ही ज्यादा, बहुत ही अच्छा रिच कंटेंट दे रहा हूँ आपको। कोचिंगों में भी नहीं मिलेगा इस तरह से आपको। फीस देके जा रहे होंगे ना 15,000 रुपए, 10,000 रुपए, वहां पे भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, प्लस टाइम और खराब होगा आपका। इसलिए आप यहाँ से जो है कंटेंट, वो कंटेंट ले रहे हैं जो कहीं और नहीं मिलेगा। और अभी तो मैंने शुरू किया है, तो ज्यादा मतलब लोगों के पास कंटेंट पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि अभी जैसे व्यूज कमा रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हो ना, तो शेयर कर दिया करो थोड़ा सा, सब्सक्राइब करवा दो। ठीक है, सपोर्ट करो थोड़ा चैनल को। मेरा चैनल नहीं है, आप ही का चैनल है। अब बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1935। सबसे इंपॉर्टेंट, भारत परिषद अधिनियम 1935 इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि हमारा संविधान का लगभग 2/3 भाग है ना, इसी अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम से जो भारत के संविधान का जो है पार्ट लिया गया है। इसमें क्या बोला, सबसे पहले बोला है इसमें कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अखिल भारतीय संघ, अब अखिल भारतीय संघ का क्या मतलब है? अखिल भारतीय संघ की स्थापना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर दो तरह से बटे हुए थे। एक तो जहाँ पे ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश सरकार के अधीन राजनीति मतलब अधीन थी, है ना, भारत का वह क्षेत्र जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था। ठीक है, एक तो वो था ब्रिटिश सरकार के अधीन, जिसे ब्रिटिश प्रांत भी कहते थे ना, तो ब्रिटिश प्रांत ही लिख लो सीधा सा। एक तो था ब्रिटिश प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे। दूसरी क्या थी? दूसरा ये था कि जो देसी रियासतें थी ना, देसी रियासतें स्वतंत्र थी, जिन्होंने अंग्रेजों ने जिनके साथ संधि कर रखी थी, है ना, देसी रियासतें। तो बोले इन दोनों को मिलाकर एक ही कर दें, अखिल भारतीय संघ। ठीक है, यहाँ पर तो राजा ही शासन करते थे, लेकिन इन्होंने संधि कर रखी थी, है ना, ध्यान होगा आपको, सहायक संधियां कर रखी थी, पढ़ा होगा आपने। तो वो अपन उसमें पढ़ेंगे, हिस्ट्री के अंदर। तो अभी जो है, आप तो ये ध्यान रख लो कि ब्रिटिश प्रांतों के पास था और एक देसी रियासतों के पास था, इन दोनों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। और जो सब्जेक्ट थे, विषय, विषयों को 3 भागों में बांटा गया था। 3 भागों में बांटा गया, जैसे अभी बांटा हुआ है ना। कौन कौन से विषय भाग में बांटा है? केंद्र सूची में, केंद्र सूची में एक है आपके राज्य सूची में, और एक था आपके समवर्ती सूची में। केंद्र सूची में तो वो विषय जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, और राज्य सूची में वो विषय जो राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची में वो विषय जिसपे दोनों कानून बनाते हैं। आप बोलोगे सर दोनों कानून बनाते हैं, तो फिर है दोनों ने कानून बना दिया, तो देखो दोनों ने अगर कानून बना दिया किसी एक सब्जेक्ट पे, तो मान्य है ना, केंद्र का ही होगा। केंद्र पावरफुल है ना अपने, संघात्मक व्यवस्था है। ठीक है, और इसमें जो एक था अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई? अवशिष्ट शक्तियां आपके किसके पास रखी गई? अवशिष्ट शक्तियां रखी गई आपके गवर्नर जनरल के पास।
गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, तो केंद्र अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रखी गई? गवर्नर जनरल के पास। ठीक है, और क्या व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम में? और क्या व्यवस्था की गई 1935 के अधिनियम में? व्यवस्था की गई कि जो राज्यों में आपके दोहरा शासन चल रहा था ना, राज्यों में, राज्यों का जो दोहरा शासन था, द्वैध शासन था, उसको समाप्त कर दिया गया। और वो कहाँ रख दिया गया? वो रख दिया गया आपके केंद्र में। तो लिखो, राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया। द्वैध शासन समाप्त किया गया। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया, है ना, और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। पॉइंट वाइज ऐसे लिख लो ताकि याद करने में आसानी रहती है। लागू किया गया। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट के द्वारा और क्या किया गया कि भारत परिषद थी ना, भारत परिषद, अब भारत परिषद क्या थी? तो भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद बनाई थी ना, तो भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतदान का विस्तार किया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, तो बस आपको इंपॉर्टेंट कौन से है कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें जैसे 1919 के अधिनियम में वो स्थापना करी थी काहे की? संघ लोक सेवा आयोग की। तो यहाँ पर की गई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इंडिया की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। इसके बाद हम बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद यहाँ पर जो है इंडिया में क्या किया गया? और यहाँ पर किया गया आपके जो है संघीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, आप ये देखो कि 1935 का अधिनियम किन किन बातों के लिए जाना जाता है? अब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अपन ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही पढ़ी थी, लेकिन वो कलकत्ता वाले क्षेत्र के लिए ही था, केवल कलकत्ता के लिए ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ना आपके दिल्ली में, वो वाला सर्वोच्च न्यायालय था। ठीक है, ये देखो, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। विश्व को 3 भागों में बांटा गया, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रख दी गई। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। मतदान का विस्तार किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये था आपके 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो ये सारे अधिनियम जो कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे संविधान का, कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस तरह से हुआ था। ठीक है, तो ये 1900 संविधानीय विकास में जो जो अधिनियम थे ना, वो सारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से मैं बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते आते हैं यहाँ से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेस बनाना जरूरी है। तो बेसिक क्लियर होगा ना, आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब करते हैं अपन आगे चल के संविधान सभा का निर्माण की बात। संविधान सभा के निर्माण की बात। संविधान सभा। अब संविधान सभा का कैसे निर्माण हुआ वो बात करते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हुआ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग किसने करी थी? सर्वप्रथम मांग कि संविधान होना चाहिए भारत का अलग से। सर्वप्रथम मांग की हम बात करें तो सर्वप्रथम मांग करी थी आपके बाल गंगाधर तिलक ने। किसने करी थी सर्वप्रथम मांग? किसने करी? बाल गंगाधर, गंगाधर तिलक ने कब की थी? 1895 में स्वराज्य विधेयक में, स्वराज्य विधेयक में, विधेयक में
की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 1895 में स्वराज्य विधेयक में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ 1934 में एम एन रॉय, एम एन रॉय थे ना, एम एन रॉय ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के गठन का विचार किया, मतलब व्यक्तिगत रूप से। इन्होंने तो विधेयक के अंदर की थी, और एम एन रॉय ने 1934 में एम एन रॉय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा के निर्माण की बात की, संविधान सभा के निर्माण की बात की, निर्माण की बात की। उसके बाद हम बात करें तो 1934 में ही स्वराज्य पार्टी थी, स्वराज्य पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान की मांग करी 1934 में, स्वराज पार्टी ने मांग करी, है ना। उसके बाद हम बात करें, ये पूरा विकास है, मतलब कब कब क्या चीज हुई संविधान सभा के लिए। ऐसा नहीं कि संविधान सभा अचानक से ही बन गई, तो संविधान सभा के लिए इन लोगों ने ऐसे ऐसे टाइम पे मांग करी थी, तब जाके जो धीरे 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 पुश होते 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 जो है हमारे संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद हम बात करें तो कांग्रेस ने भी मांग करी थी 1935 में, 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, कांग्रेस ने पहली बार मांग करी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी ये मेरे को कोई कमेंट करके बताओ, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी, ठीक है, और पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो मैं बताऊंगा, लेकिन आप ये बताओ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, 1935 में कांग्रेस ने भी संविधान सभा की मांग करी थी पहली बार। ठीक है, उसके बाद देखो 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आया था, 1940 में ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार ने भी मान ली थी ये बात कि हाँ ठीक है, तुम्हारे लिए इतनी मांग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए जो है हम जो है संविधान सभा का गठन करेंगे। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया। एकदम से होता ना तो मतलब इतना दिनों का प्रयास था, तब जाके ब्रिटिश सरकार के कानों में जू रहेंगी। अगर एकदम से तो होता नहीं है ना सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिश सरकार तो चाहती नहीं थी कि भारत को छोड़े। तो 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया, मांग स्वीकार की। अब जब स्वीकार कर ली तो अब इसके लिए क्या प्रयास किए, स्वीकार करने के बाद क्या हुआ 1942 आया, सन 1942 में एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव का नाम था क्रिस प्रस्ताव। अच्छा, 1940 का जो ये था अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। तो क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रस्ताव द्वारा संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया, तो वो है अगस्त प्रस्ताव। और फिर क्या किया 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव ने संविधान के प्रारूप का उल्लेख किया। क्या किया, प्रारूप का उल्लेख किसमें किया, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के प्रारूप का, संविधान सभा के प्रारूप का उल्लेख। अब इसमें उल्लेख किया गया संविधान सभा के प्रारूप का, लेकिन हुआ क्या कि मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो अलग राज्य की अलग देश की मांग कर रही थी। तो क्रिप्स प्रस्ताव में संविधान सभा के प्रारूप को का जो उल्लेख किया गया था, तो मुस्लिम लीग ने, इसमें लिखो परंतु, मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। क्या किया, मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। फिर अब क्या हुआ, अस्वीकार कर दिया तो फिर 1946 में कौन आया, 1946 में आया आपके कैबिनेट। अच्छा, इसको ये ऐसे अंडरलाइन कर लेना ताकि आपको ध्यान रखे कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, और अब जो आएगा आपके कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। ठीक है,
कैबिनेट मिशन, संविधान सभा की सदस्य संख्या, निर्वाचन प्रणाली आदि का उल्लेख किया जिसके आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया गया। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का गठन किया गया। मतलब इतने दिनों से जो प्रयास चल रहे थे उसको मूर्त रूप 1946 में दिया गया कैबिनेट मिशन में। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन हो गया। संविधान सभा का गठन होने के बाद क्या होता है कि संविधान सभा की जो संरचना है हम उसके बारे में बात करते हैं। संविधान सभा का गठन हुआ, तो संविधान सभा का जो गठन हुआ, तो संविधान सभा का गठन गठन हुआ। इसमें अब सदस्य संख्या कितने रहे, तो इसमें कुल सदस्य की बात करें हम तो कुल सदस्य कितने रहे, कुल सदस्य रहे इसमें 389। ठीक है, 389 सदस्य रहे। अब 389 सदस्यों का चुनाव कैसे होना था, तो वो चुनाव होना था आपके ब्रिटिश और भारत से। तो कितने आने थे, ब्रिटिश भारत, क्योंकि दो था ना, दो थे ना, एक तो ब्रिटिश भारत थे और जैसे ब्रिटिश संघ था, जैसे 1935 के अधिनियम में बोला गया था कि हम जो अखिल भारतीय संघ की स्थापना करेंगे, परंतु वो हो नहीं पाया। तो अभी भी क्या था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें आपके बची हुई थी। तो देसी रियासतें और आपके ब्रिटिश भारत, तो ब्रिटिश भारत से कितने आए थे, 389। मतलब ये जो प्रारूप था उसमें उसकी बात है कि अंग्रेजों ने बोला कि 389 जो है आपके सदस्य होंगे संविधान सभा के अंदर, जिसमें ब्रिटिश भारत से तो चुने जाएंगे 296 और देसी रियासतों से चुने जाएंगे 93। ठीक है, 296 और 93 जो सदस्य जो है देसी रियासतों से चुने जाएंगे। और इसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि प्रांतों व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई, है ना। तो इसमें प्रांतों व देसी रियासतों को जनसंख्या के अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में, मतलब जो ये सीटें आवंटित की गई थी ना वो जनसंख्या के बेस पे की गई थी, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। मतलब 389 जो सीटें हैं ये किस अनुपात में की गई, जनसंख्या के आधार पर की गई थी। तो कितनी जनसंख्या पर एक सीट थी, तो एक सीट थी आपकी, एक सीट इज इक्वल टू 1 लाख की जनसंख्या, सॉरी 10 लाख की जनसंख्या, 10 लाख की जनसंख्या। तो मतलब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट थी, तो 389 जो है आपके सीटें थी। उसके बाद क्या किया गया कि ब्रिटिश भारत में सीटों का आवंटन ना ब्रिटिश भारत में सीटों का आवंटन जो है 3 प्रमुख समुदायों के बीच में किया गया था। ब्रिटिश ब्रिटिश भारत में सीटों का आवंटन किया गया, सीटों का आवंटन किया गया 3 समुदायों में। समुदाय कौन कौन से थे वो 3 समुदाय, वो थे, एक तो पहले थे आपके मुस्लिम। ठीक है, उसके अब ब्रिटिश भारत में कितनी सीटें थी, 296। अब 296 सीटों का वर्गीकरण 3 समुदायों के बीच में किया गया, मुस्लिम समुदाय के लोग, सिख समुदाय के लोग और आपके तीसरे सामान्य समुदाय के लोग। ठीक है, सामान्य समुदाय के लोग। इसके बाद हम बात करें तो जो, ठीक है, ब्रिटिश भारत का तो ऐसे हो गया। अब हम बात करें देसी रियासतों की, तो देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं तो रियासतों के प्रमुखों द्वारा जो है नियुक्त किया गया। देसी रियासत देसी रियासतों के प्रमुख को, रियासतों के प्रतिनिधि को, सॉरी, प्रतिनिधियों को, जो 93 जो चुने जाने थे तो प्रतिनिधियों को, तो देसी रियासतों के जो प्रमुख थे ना, राजा, देसी रियासतों के राजा। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप जो है देख लेना, पूछ लेना। प्रतिनिधियों को देसी रियासतों के प्रमुखों के द्वारा नियुक्त किया गया। ये हम संगठन पढ़ रहे हैं संविधान सभा का, नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त किया गया। और संविधान सभा का जो चुनाव था, तो चुनाव की हम बात करें
तो चुनाव किस तरह से होना था? इनका जो चुनाव होना था समानुपातिक प्रतिनिधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। ठीक है, कैसे होना था इसका चुनाव? समानुपातिक। ये क्या होता है मैं आपको आगे समझा दूंगा, है ना, आगे जब हम पढ़ेंगे ना चुनाव वाला पार्ट, तो उसमें मैं समझा दूंगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व की, मतलब अप्रत्यक्ष चुनाव थे ये, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे ये। सिंपल सा भी ये ध्यान रखो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, ठीक है, मत प्रणाली द्वारा जो है चुनाव हुए थे, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं कराए गए थे। अर्थात लिख लो इसमें, आपको समझ आएगा, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं, ऐसे कर लो, है ना, ये ऐसे कर दो। और अप्रत्यक्ष मतलब जनता ने सीधा नहीं चुना था, चुनाव, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, करवाए गए। अब आ गया होगा समझ में। तो इस तरह से जो है ये संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। उसके बाद हम बात करें कि कैबिनेट मिशन जो है आपके, कैबिनेट मिशन के आधार पर जुलाई 1946 में चुनाव संपन्न कराए गए, जिसके परिणाम क्या हुए? कि चुनाव हो गए जुलाई 1900, चुनाव कब हुए? जुलाई, अप्रत्यक्ष चुनाव हुए थे, है ना, तो जुलाई 1946 में जो चुनाव हो गए। अब इसमें रिजल्ट क्या रहा, तो परिणाम क्या रहा? ये परिणाम देखो, परिणाम क्या रहा इसमें, जो है आपके कांग्रेस जो है, कांग्रेस को तो कितनी सीटें मिली? कांग्रेस को सीटें मिली आपके, कितनी सीटें मिली कांग्रेस को? 208 सीटें। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मुस्लिम लीग को, उस टाइम तो ये दो ही बड़ी पार्टी थी, मुस्लिम लीग को सीटें मिली थी 73, और अन्य जो भी बच रहे थे छोटी छोटी पार्टियां, उनको जो मिली थी 15। इस तरह से 296 जो है ब्रिटिश भारत की सीटों पे चुनाव हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए ब्रिटिश भारत की चुनाव। अब ठीक देसी रियासत, देसी रियासत से तो 93 सीधे चुन के आए थे ना, नियुक्त किया ही था, तो 389 ये थी इसकी कैलकुलेशन। मतलब कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग के 73, और आपके जो है अन्य पे 15। इस तरह से 296 जो है आपके हो गए थे। ठीक है, क्या हो गए थे? 296 सीटों पे चुनाव हो गए थे, इसका परिणाम ये रहा। देसी रियासतों के तो 93 तो थे ही, तो 296 और 93 कितने हो गए? 389। ठीक है, अब क्या हुआ कि भारत विभाजन के बाद अब क्या हुआ, मुस्लिम लीग बोला, मुस्लिम लीग ने बोला कि ना हमारे को तो जो है हम इसका बहिष्कार करते हैं, है ना, और भारत का विभाजन हो गया। अब भारत का विभाजन हो गया, और क्योंकि मुस्लिम लीग को सीटें प्राप्त नहीं हुई, तो मुस्लिम लीग तो वैसे ही नाराज थी, बोले चलेगी तो कांग्रेस की। तो अब क्या हुआ, भारत का विभाजन हो जाता है, और भारत के विभाजन के बाद जो है संविधान सभा की जो संरचना है उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो भारत के टुकड़े हो गए। भारत का विभाजन के पश्चात क्या हुआ स्थिति, वो अपन देखते हैं। भारत का विभाजन के पश्चात, भारत के विभाजन के पश्चात क्या हुआ कि कुल सदस्य सीटें कितनी रह गई? कुल सीटें रह गई 299। इतना इतना डीप में आएगा नहीं, आप टेंशन मत लेना, इतना डीप में आएगा नहीं, पर मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ दिमाग में क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसे तो नहीं कांस्टेबल का एग्जाम देना, आगे भी तो देना है। तो आपको मैं बताऊँ, इतना डीप में आएगा नहीं, केवल ये पूछेगा कितनी सीटें थी, कितने पे चुनाव हुए थे। तो बस मैं तो आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा क्या है, एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना तो फिर जो है बेसिक चीजें याद रह जाएगी। 299 जो सीटें बची थी, 299 सीटें बची थी, जिसमें से निर्वाचित मतलब ब्रिटिश भारत वाली वो थी 229, और जो देसी रियासतों वाली थी ना, देसी रियासतों वाली, वो थी कितनी? 70 सीटें। तो 229 हो गई, इस तरह से थी। ठीक है, तो ये है जो ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद हम बात करें, अब काम की बात करते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो चीजें आप याद रखो। पेन चेंज कर लेगा। देखो, संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला सदस्य, कुल महिला सदस्य 1946 की बात कर रहे हैं हम, कितनी थी? 15। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके, यहां से क्वेश्चन आएंगे।
एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? उसका नाम था बेगम एजाज रसूल। क्या नाम था? एजाज बेगम एजाज रसूल। ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद देखो संविधान सभा में कुल एससी सदस्य एसटी सदस्य, यहां से क्वेश्चन मुश्किल ही आएगा, फिर भी लिख लो एससी सदस्य और एसटी सदस्य। तो एससी सदस्य कितने थे? एससी के थे 26 और एसटी के थे आपके 33, है ना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पार्ट। तो अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि सर्वाधिक संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य चुने गए थे। सर्वाधिक सदस्य कहां से चुने गए थे? सर्वाधिक सदस्य कहां से? संयुक्त प्रांत से। अब संयुक्त प्रांत कौन सा था? आपकी यूपी वाला जो क्षेत्र है ना, उत्तर प्रदेश मध्य भारत, संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे? 55 सदस्य। आज भी विधानसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा वहीं से ही है, जनसंख्या के आधार पर होती है ना, इसलिए। ठीक है। अच्छा, ये अपने राजस्थान के हिसाब से बात कर लेते हैं कि राजस्थान से कितने सदस्य थे। राजस्थान से कितने सदस्य थे संविधान सभा में? राजस्थान से कितने सदस्य थे? वो सदस्यों की संख्या है 12। ठीक है। कितने थे? 12। तो 12 कैसे थे कि आपके देसी रियासतों से तो कितने थे? देसी रियासतों से कितने थे? 11 सदस्य। और एक था जो संघ शासित प्रदेश, जो था ना आपके चीफ कमिश्नरेट जो बोलते थे, चीफ कमिश मतलब अजमेर वाले क्षेत्र से। अजमेर और अजमेर वाला क्षेत्र, अजमेर मेरवाड़ा, तो ये वाला जो क्षेत्र था ना, यहाँ पे जो है ब्रिटिश सरकार का राज था एक। तो 11 और एक सदस्य, इस तरह से क्या हो गए आपके? 12 सदस्य थे। ठीक है। कितने सदस्य थे? 12 सदस्य थे। अब 12 कौन कौन थे वो भी लिखवा दूंगा, लेकिन आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना डीप में पूछेंगे नहीं, इसलिए मैं नहीं लिखवा रहा। फालतू में फिर जो है आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो ये थे आपके संविधान सभा के गठन की बात। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की अब बैठक होती है, पहली बैठक होती है। पहली पहली बैठक होती है, कब होती है? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को बैठक होती है। अब इस बैठक के बाद की जो बातें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तो इतना ही, ये रिवीजन करेंगे कल आती सबसे पहले। आप इसको नोट्स को बना लेना। ठीक है। और ये क्लास आपकी जो है सारी रेगुलर चलने वाली है। आप बस विश्वास बनाए रखो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, लाइक कर दो, दबा के शेयर कर दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो कंटेंट है वो ये मानो कि मेरा खुद का कंटेंट है। मैं मेरा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो मतलब आपको थोड़ा विश्वास करना ही पड़ेगा। अच्छी अच्छी कोचिंग है, महंगी महंगी कोचिंग है, कोई नहीं करवा रही है। आप बस थोड़ा विश्वास बनाए रखिए। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है विश्वास। ठीक है। और यूट्यूब पे तो आपको पता ही है भरमार है, लेकिन इस तरह का कंटेंट मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है। और फ्री में मिल जाए तो ये कंटेंट बहुत मतलब रिच कंटेंट है। इसमें आपके कांस्टेबल की नहीं बोल रहा मैं आपको, आपके अच्छी से अच्छी एग्जाम राजस्थान की निकल जाएगी। ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।